दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से परमाणु संरचना के अध्याय को पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत आज हम जानेंगे बोर-बरी का नियम, बोर और बरी का नियम, बोर-बरी का स्कीम। बोर-बरी का स्कीम एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है 4.3 में दिया गया है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, यानी जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। इसके लिए बोर और बरी दो वैज्ञानिक थे, इन लोगों ने नियम दिया था और इसको कहा जाता है बोर-बरी का स्कीम। इस नियम को क्या कहा जाता है? बोर-बरी का स्कीम। तो बोर-बरी ने क्या दिया था, इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके समझेंगे। उन्होंने दिया था, बोर-बरी ने 3 नियम दिया था। पहला नियम है कक्षाओं में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन सूत्र 2n² के अनुसार होते हैं, यानी किसी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² सूत्र के अनुसार होते हैं। दूसरा नियम दिया था सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। अगला नियम दिया था उन्होंने, दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक उससे पहले कोश भीतरी कोश पूर्ण रूप से भर नहीं जाते, यानी उससे पहले भीतरी कोश पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। तो इस तरह बोर-बरी ने 3 नियम दिया था। इसे बोर और बरी का नियम या बोर-बरी का स्कीम कहते हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे। कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र उन्होंने दिया था, यानी कोई परमाणु इस तरह से होता है, हम जानते हैं परमाणु ऐसे वृत्ताकार होता है और इसमें क्या होता है, नाभिक होता है और इसकी कक्षाएं होती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, इस तरह इन्होंने कक्षाएं होती है। तो पहली कक्षा ये हमारा n बराबर 1 और ये n बराबर 2 है और ये n बराबर 3 है और n बराबर हम इसे 4 लिख सकते हैं। तो इन्होंने सूत्र दिया था, यदि पहली कक्षा होगी n का मान यहाँ 1 रखा जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरी कक्षा में इसका सूत्र है 2n² के अनुसार से यहाँ 2 रखा जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 और तीसरी में यहाँ 3 रखेंगे, 3 त्रिक 9 दूनी 18, तीसरी में 18 और चौथे में 4 चौक 16 दूनी 32। इस तरह से ये बोर-बरी ने पहला नियम दिया था, किसी परमाणु में की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इसी तरह भर सकते हैं। तो पहला नियम ये दिया था। और दूसरा नियम दिया, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, यानी किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में, ये बाहरी कोश में क्या है, यदि कोई परमाणु छोटा है तो उसका बाहरी कोश अलग होगा, यदि कोई परमाणु बड़ा है तो उसका बाहरी कोश अलग होगा, यानी प्रत्येक परमाणु का बाहरी कोश अलग अलग होगा। उसमें यदि कोई परमाणु का बाहरी कोश क्या है, इसमें 8 अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाहरी कोश ये है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम दिया गया है, दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कोश पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। यानी तीसरा नियम है कि नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यानी अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, मान लो ये हमारा परमाणु है, ये परमाणु है, इसकी आखिरी कक्षा में यदि इसमें इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाते जब तक ये कक्षा ये 2n² के अनुसार पूर्ण नहीं हो जाती है। तो यह बोर-बरी का नियम है। इस बोर-बरी के नियम में ये इनका जो प्रयोग करके इस बात को हमको समझना है, ये जो बोर-बरी ने नियम दिया है, ये तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सभी तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होते हैं। और बोर-बरी का यह भी नियम पूर्ण रूप से सही नहीं है। बोर-बरी का पहला नियम भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, दूसरा नियम भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है और तीसरा नियम भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कहने का मतलब हमारा है कि बोर-बरी ने जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, उन्होंने एक सिंपल तरीका बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया। कहने का मतलब है, यदि हम बोर-बरी का नियम जानते हैं, केवल नियम जानते हैं, तो किसी भी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम नहीं लिख सकते हैं जब तक हमको
उसका अभ्यास नहीं होगा। तो बोरबरी का नियम ऐसे है, जिस तरह से यदि हमको साइकिल चलाना नहीं आता है, कार चलाना नहीं आता है, मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है, तो हम एक किताब, उसका किताब कैसे चलती है, मोटरसाइकिल कैसे कार चलती है, उसकी को मैनुअल किताब कहते हैं। यदि हम मैनुअल को देख करके मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार का ये बोरबरी का नियम है। केवल हम बोरबरी के नियम को जान करके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं जान सकते हैं, लेकिन यह नियम हमको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी बोरबरी ने जो 3 नियम दिया है, ये नियम हमको सहायता पहुंचाएगा। इस नियम की सहायता से हमको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन केवल इस नियम को जान करके हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा है, सभी तत्वों के परमाणुओं में अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। कहने का मतलब है 118 तत्व हैं, तो सभी तत्वों में अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं जो प्राकृतिक रूप हैं। जिस तरह से हर आदमी का क्या होता है, अंगूठा या फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं होता है, ठीक इसी तरह से प्रत्येक परमाणु एक जैसा नहीं होता है, सब परमाणुओं में कोई ना कोई अंतर होता है। जिस तरह से सभी आदमी का फिंगरप्रिंट नहीं एक तरह से होता है, हम कोई परिभाषा नहीं बना सकते हैं कि सब आदमी का फिंगरप्रिंट की कोई परिभाषा नहीं बन सकती है। चेहरे का किसी आदमी का चेहरा नहीं मिलता है, हम किसी चेहरे का नियम नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से ये जो बोरबरी ने ये नियम बनाने का प्रयास किया है, ये जो है उनका एक प्रयास है, जिसके सहायता से हम कुछ परमाणुओं को समझने में हमको कुछ आसानी होगी। इसलिए बोरबरी ने यह नियम दिया है, इसलिए हम इस परीक्षा में आता है तो इस बोरबरी को नियम को हम याद करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से बोरबरी के नियम को हम समझेंगे और जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये बोरबरी का नियम समझ में आएगा। आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहेंगे तो आप निश्चित है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी हमारा वीडियो यूट्यूब पे है, हमारे चैनल पे है, आप देखिए ज़रूर समझ में आएगा।